ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमारे यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारी चेस्ट को क्लियर करने के लिए, यानी कि कफ जो हमारी चेस्ट में जाम है उसको निकालने के लिए भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और हमारी जो हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर हम सालों से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सालों से दवा खा रहे हैं, पर हमें ये समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं और हमारी तकलीफ बढ़ती जा रही है। मित्रों, यदि आपके शरीर में इन तीनों में से कोई भी तकलीफ है तो इसके पीछे मैंने दो बड़े कारण पाए हैं, जिसमें एक मुख्य है, दूसरा उसका सहयोगी कारण है। दूसरा गौण है पर उसका सहयोगी कारण है। यदि आप इन निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको इस समस्या की जड़ का पता चलेगा। यदि आप इस समस्या को जड़ से समाधान करते हैं ना मित्रों, तो आप देखेंगे कि जो समस्या से आप सालों से जूझ रहे हैं, जी हाँ, आपके हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक की समस्या से जूझ रहे हैं, या यूरिक एसिड की, या कफ जाम है, अस्थमा की समस्या, कोई भी जिसमें आपकी छाती जाम हो गई, आपके सर में कफ जाम रहता है, ऐसी कोई भी समस्या से जो आप जूझ रहे हैं, यदि आप ये सारी समस्याएं हैं, कोई भी एक है, तो आप इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी समस्या की जड़ क्या है। ये कई बार क्या होता है ना, आप लोग इलाज तो करते रहते हो पर समस्या की जड़ को नहीं समझ पाते हो, और जब तक समस्या की जड़ को नहीं समझोगे, उस समस्या का जड़ से समाधान नहीं करोगे, तब तक किसी भी प्रकार से कोई भी समाधान हो पाना समस्या का संभव नहीं होता है। और मित्रों, आज मैं आपको लॉजिकल वो कारण बताऊंगी जो इन तीनों ही समस्याओं पर बहुत बड़ा कारण है। और ये तीन समस्या यदि आपके शरीर में है, तीन में से एक भी समस्या आपके शरीर में है, तो आपके शरीर में कमजोरी, वीकनेस, घबराहट, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और ना जाने क्या क्या, नींद ना आना, चलने फिरने में तकलीफ होना, बिस्तर पे आ जाना, मतलब बिस्तर पकड़ लेना, ऐसी कोई भी समस्या आपकी आगे जाके खड़ी हो जाती है। और ये तीन मेन समस्या उसी में से हो जाती है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको ये समस्या जो होती है उसका कारण क्या होता है। जैसे मित्रों, मैं आपको बता दूं, हमारा जो शरीर है ना, कफ, पित्त, वात, त्रिदोष से चलता है। त्रिदोष से चलता है, बनता नहीं, चलता है। ये त्रिदोष हमारे शरीर को चलाते हैं। अब ये दोष क्या है? आप बोलेंगे दोष ही क्यों चलाते हैं? जी हाँ, जैसे हम मनुष्य हैं ना, मेरा नाम प्रभा है, आपका, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपका नाम कुछ और होगा, पर हम मनुष्य कहे जाते हैं। वैसे मित्रों, कफ, पित्त, वात, ये तीन है और इनकी संख्या तीन ही रहने वाली, चौथा नहीं होने वाला है, पर इनका दोष है, इनका नाम दोष है। जैसे हम, हमारा नाम, हमारी जाति मनुष्य है, वैसे इनकी जाति दोष कह सकते हैं, आप इनकी जाति कह सकते हैं। तो ये कफ, पित्त, वात, ये तीन है, इनकी जाति दोष है, तो ये दोष कहे जाते हैं। अब कफ, वात, पित्त, यदि ये बैलेंस रहे हमारे बॉडी में, तो कभी कोई रोग नहीं होता। हमारा स्वस्थ शरीर हमेशा, मन प्रसन्न, मस्तिष्क प्रसन्न, और शरीर भी हमेशा स्वस्थ रहता, कोई समस्या नहीं है। पर जहाँ ये तीनों दोष डिसबैलेंस होते हैं, उसमें समस्या आती है। और डिसबैलेंस में भी कभी कभी विकृत हो जाते हैं, उसमें समस्या आती है। अब यहाँ जो ये जो समस्या ना मित्रों, ये हमारे कफ दोष के विकृत होने से होने वाली है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना मित्रों, पूरा शरीर, आप मस्तिष्क से लेकर, मस्तिष्क के जो बाल हैं वहां से लेकर आपके पैर नाखून तक देख लीजिए, हमारा पूरा जो शरीर है ना मित्रों, मूवमेंट करता है। ये देखो मैं हाथ कैसे कैसे घुमा रही हूँ, आप हाथ पैर सब घूम जाते हैं, कहीं से भी हम बॉडी घुमा लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, हम जो भी कर सकते हैं ना मित्रों। ये हमारे शरीर को लचीलापन बनाने के लिए एक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसे हम कफ के नाम से जानते हैं। और ये जो कफ है ना मित्रों, हमारे बॉडी में रिलीज होता है, हमारे बॉडी में रिलीज होता है ये हमारे मस्तिष्क से। यदि इसका मैं आपको स्थान बताऊं तो आपको स्थान पता चलेगा। आप जीभ को मोड़िए, ऐसे ऊपर रह जाइए, ऊपर तालू में आप लगाइए, लास्ट में आप जहां जीभ लगेगी ना, लास्ट में, एकदम लास्ट में जितना खींच के ले सकते हैं जीभ को ले जाइए। हाथ से नहीं कर पाएंगे, जीभ से, जीभ को ही मोड़ना पड़ेगा। और वहां आप देखेंगे जीभ में आपको एक चिकना पदार्थ आपकी जीभ में लग गया होगा। मित्रों, ये जो चिकना पदार्थ है ना, यही हमारे संपूर्ण बॉडी को लचीला बनाने में, फ्लेक्सिबल बनाने में, हमारे जोड़ों को एक्टिव रखने में, हमारे मस्तिष्क की जो नस नाड़ी उनको एक्टिव रखने में, यानी कि हमारे संपूर्ण शरीर में जितनी भी मांसपेशियां, जितनी भी हड्डियां, जितने भी जोड़ हैं, उनको सबको एक्टिव बनाने में, हमारी पसलियां जो होती है ना, आपने पसलियां देखी ना कितनी फ्लेक्सिबल है। अभी पसलियां फ्लेक्सिबल ना हो तो समस्या होगी। तो ये सबको फ्लेक्सिबल बनाने में ये जो कफ है ना, जो हमारे ऊपर से जड़ है, जो हमें जीभ ऊपर करने में महसूस हुआ, इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। उसी से हमारा पूरा का पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है, और उसी से हमारा जो हार्ट है ना, वो ऐसे ऐसे अच्छे से मस्त रूप से पंपिंग करता रहता है और अपना काम करता रहता है। पर जब ये उसको कफ सही मात्रा में, सही तरीके से, सही संस्कृत कफ मिलता है, तब अब ये क्या होता है मित्रों, मैं आपको बता दूँ।
जो है ना, आपने देखा होगा जब आप रोते हैं, आपके मस्तिष्क में जो गतिविधियां होती हैं उस समय आपको या ऐसे करो तो आप देखोगे कि आपके मुंह में, आपके गले में एक स्वाद जैसा आ जाता है, जैसे खट्टा सा, थोड़ा नमकीन जैसा जो आ जाता है ना, वही कफ होता है मित्रों। अब ये कफ किस रूप में आपके साथ है वो हमें निर्धारित करना होगा, वो हमें समझना होगा कि कफ कब संस्कृत हो जाता है और यही कफ कब विकृत हो जाता है। यानी कि अच्छा कफ है तो आपके पूरे बॉडी को संचालित करेगा, आपके पूरे बॉडी को एक्टिव बनाएगा और आपके पूरे बॉडी को स्वस्थ रखेगा। लेकिन जब ये विकृत हो जाता है तब ये कहां से कैसे कैसे विकार पैदा करता है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। और ये शब्द आपको एक एक बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं बहुत आराम से बोलूँ, क्योंकि मेरी गति बढ़ जाती है, क्योंकि मेरी प्रकृति वाक्य तो गति बढ़ जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत आराम से आपको एक एक शब्द चबा चबा के बताऊँ, आराम से बताऊँ, ताकि आपको समझ में आए। अब मित्रों होता क्या है, हमारा जो कफ झड़ रहा है ना, ये कफ झड़ता है और ये हमारे पूरे बॉडी में पहुँचता है। कैसे पहुँचता है? ये कफ झड़ता है तो ये लिक्विड है, तो ये हमारे स्वास्थ्य नलिका में नहीं जाएगा, ये हमारी आहार नाल में जाता है। क्योंकि गले में जो कपाट होता है ना, गले में कपाट होता है, जो श्वास हवा वगैरह कोई जाती है तो सीधा वो श्वास नली के माध्यम से इस फेफड़ों में भेजता है। और कोई लिक्विड जाता है, कोई भी पदार्थ जाता है तो वो हमारे आहार नाल के माध्यम से हमारे जठर में और हमारे पेट में जाके पूरे शरीर में, ये रक्त के माध्यम से पहुँचता है, वो बात का विषय है। तो वो क्या होता है, जो हमारी लार जो चिकनी है वो और साथ में जो कफ होता है ना, जो हम निगलते हैं वो हमारे गले में से उतर के हमारे आहार नाल के माध्यम से हमारे पेट में पहुंचता, हमारे जठर में पहुंचता, हमारे भोजन में मिक्स होता है। उसके बाद वो हमारी आंतों में पहुंचता है, ड्यूडेनम में पहुंचता है। वहाँ से ड्यूडेनम में हमारे सारे जो जितने भी रस हैं, जिसे एसिडिक जूस बोलते हैं, पेनक्रियास जूस बोलते हैं, सारे उसमें मिलते हैं। और साथ में ये जो हमारा जो कफ है या कहीं जो हमारा जो ऊपर से लिक्विड टपकता है, और साथ ही हमारा जो लार है वो भी उसमें जाती है और भोजन को ठीक से पचाने में उसकी सहायता करती है। और जब हमारा वो भोजन पच के आगे बढ़ता है तो आंतों में जाके, छोटी आंतों में थोड़ा अवशोषित होता है और बड़ी आंतों में जाके उसमें से पूरा अवशोषण होता है। उसके बाद जो बचा हुआ वेस्टेज भाग है वो मल के रूप में, यानी कि पॉटी के रूप में, यानी कि हमारे पुरुष के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो उसमें से अवशोषित पानी और जो भी उसमें द्रव्य होते हैं वो सारे के सारे जाके हमारे किडनी की तरफ जाते हैं और किडनी के माध्यम से हमारे ब्लड में मिलकर हमारे पूरे शरीर में पहुंच के हमारे पूरे शरीर को पोषण देते हैं। क्योंकि जब हमारे ब्लड को काम मिला हुआ है, हमारे ब्लड को एक काम मिला हुआ है, हमारा जो रक्त है, हमारा जो शरीर में खून जो दौड़ता है ना मित्रों, वो हमारे शरीर का बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टर है। यानी कि हमारे शरीर में किस अंग में किस पदार्थ की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उस ट्रांसपोर्टर को, यानी कि हमारे ब्लड को अच्छे से पता है। रक्त बराबर से शरीर में वो मात्राएं सही तरीके से पहुंचाता है और हमारा पूरा शरीर एक्टिव होकर काम करता है। ये हमारे कफ की, हमारे लार की जो गतिविधि होती है ना, उसकी मेन प्रक्रिया है। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमारे शरीर को ये पूरा का पूरा काम करने में पूरी सहायता करता है। अब गड़बड़ कहाँ से होती है, मैं उस पर आपको लाती हूँ कि हम गड़बड़ कहाँ से करते हैं। मित्रों, हम जब कफ जो गिरता है, अब यहाँ संस्कृति कैसे हो जाए कि ये गुणवान कैसे रहता है, इसकी विकृतियाँ कैसे इसमें नहीं आए, उसका इंतजाम हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 छिद्र हैं जहाँ से हम कुछ चीज़ें अंदर ज़्यादा लेते हैं ना। वैसे तो आँख से भी हम लेते हैं, कान से भी लेते हैं, पर उसमें थोड़ा बहुत 1-2 बूंद की मात्रा में कुछ अंदर जाता है। पर हाँ, नाक से यदि मुंह ना चले तो नाक से खाना दिया जाता है। यदि नाक से सांस ना ले पाए तो लोग मुंह से सांस लेते हैं, ये हम जानते हैं। क्योंकि जब कोई बीमार होता है, मुँह नहीं चला पाता, तो उसको नाक के में नली डाल के लिक्विड उसको दिया जाता है और वो कम हो जाता है। वैसे मित्रों, जब आपकी नाक से सांस नहीं चलती है तो सांस आप मुँह से ले लेते हैं और उसमें भी आपका काम उस समय टेम्परेरी चलना शुरू हो जाता है। पर वो जब काम नाक से सांस की बजाय मुंह से सांस लेके चलना शुरू हो जाता है तो उसके कारण से आपके शरीर में कुछ विकृतियां आने की शुरुआत हो जाती है। होता कैसे, मैं आपको बता दूं, इसमें सिस्टम क्या काम करता है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया जगह कहाँ है, आपके तालू से जो झड़ता है उसको, वो जो कफ झड़ता है वही आपके बॉडी को अमृत के रूप में, आपकी बॉडी को लुब्रिकेंट के रूप में, कफ के रूप में पूरी बॉडी को एक्टिव और संचालित और जिसे कहते हैं ना लचीला बना के रखता है, पूरे बॉडी को एकदम सही रखता है। पर ये कब रखता है? जब आपकी सांस नाक से चलती है। क्योंकि जब आपकी सांस नाक से चलती है ना तो क्या होता है, जो छोटा मोटा जो कचरा होता है वो यहीं अटक जाता है। उसके बाद आगे जो बैक्टीरिया वगैरह जो आपके नाक में आगे चले जाते हैं वो क्या होता है, जो आपकी जो हवा यहाँ पहुँचती है उसके बाद जो गला है ना, इसके बीच में जो हिस्सा होता है ना मित्रों, बहुत गर्म होता है, बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल होता है और वहीं वो हर प्रकार के बैक्टीरिया वायरस के प्रतिकूल होता है। जी हाँ, वो बैक्टीरिया वायरस के प्रतिकूल होता है पर आपकी बॉडी के अनुकूल होता है। इसलिए उस
हिस्से में जाके आपके बॉडी में जो भी आपकी सांस में जो भी बैक्टीरिया वायरस गए हैं ना वो उतने हिस्से में खत्म हो जाते हैं। तो आपको शुद्ध वायु आपके अंदर जाती है और वही शुद्ध वायु जो आपके आगे, यदि मुंह से सांस चले तो क्या हो जाता है मित्रों, मुंह से सांस चले यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप गिन लीजिए 50 सीढ़ियां चढ़ के देखिए। यदि आपको 50 सीढ़ियां चढ़ने में मुंह खोलना पड़ रहा है तो समझ लीजिए आपकी नाक से सांस नहीं चलती है। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बात और बता दूं, यदि आपके गले में छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी हो रहा है, नहीं गला पकता है, गले में सूजन है, गले में दाने हो जाते हैं, गले में कोई भी समस्या पेट के कारण भी होती है और मुंह खुले रहने के कारण भी होती है, कि यदि आपके टॉन्सिल बढ़ गए हैं, टॉन्सिल की समस्या है, थायराइड की समस्या है, नहीं गले में कोई भी समस्या हो रही है जिसमें आपकी आवाज़ में भारीपन आ गया, आपकी नॉर्मल आवाज़ जो पहले थी वो नहीं रही है, ऐसी स्थिति यदि आपके साथ बन रही है तो समझ लीजिए कि आपकी सांस नाक से नहीं चलती है। आपके बॉडी में जो टपकने वाला जो हमारे तालू से जो आने वाला लिक्विड था ना वो आपका विषाक्त होने लगा है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा है। अब होता क्या मित्रों कि जब आप जो सांस नाक से नहीं ले पाते तो शुद्ध वायु आपके फेफड़ों में नहीं पहुंच पाती है, प्लस आपका जो कफ है वो संस्कृत नहीं हो पा रहा, वो विकृत हो रहा है और वो आपके पेट में जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, आपकी लाल ग्रंथियां भी प्रभावित होती है जब मुंह से सांस चलता है और ऊपर से आपने यदि खान पान बिगाड़ रखा है। जी हाँ, ये दूसरा कारण है, क्योंकि जब आपका खान पान भी बिगड़ा है और साथ ही आपकी नाक से सांस नहीं चल पा रही है तो ऐसी स्थिति में आपका जो खान पान है, जो खान पान आपका एल्कलाइन होना चाहिए, आपकी डाइट एल्कलाइन होनी चाहिए, आपकी डाइट क्षारीय होनी चाहिए, वो डाइट आपकी एसिडिक हो जाती है। और जब एसिडिक डाइट आप लेते हैं ना तो पेट में जाकर न्यूट्रल नहीं हो पाती, इनकी पेट में भी एसिड है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। आपके ड्यूडेनम में सारे एसिडिक जूस और सारे पेनक्रियास जूस सारे आपके मिलते हैं जो आपके पाचन शक्ति को सही करते हैं, यानी कि उसको पचाने में आपकी सहायता करते हैं। पर आपका भोजन यदि आप एसिडिक है, एसिडिक भोजन क्या है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं निर्देश आगे और दूंगी ताकि आप पूरा वीडियो देखें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब समस्या क्या आपने की है, जो आपने भोजन सही नहीं किया, प्लस आपकी सांस नाक से नहीं चल रही है तो आपको शुद्ध वायु भी नहीं मिल रही है, प्लस आपका जो टपकने वाला कफ था वो भी आपका विकृत हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब ये आपके शरीर में जा रहा है तो आपके शरीर में विकार ही जा रहा है, कुछ संस्कार तो जा नहीं रहे, कुछ संस्कृत अच्छी चीज़ें तो जा नहीं रही हैं। तो ये जब आपके शरीर में जाती हैं ये आपके जठर में जाएंगी, उसके बाद आपकी आंतों में जाएंगी। अब उसमें एसिड का आपने भोजन भी किया, एसिड आपने उसमें मिल भी रहा है तो आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और एसिड की मात्रा जो बढ़ती है यदि पेट साफ ठीक से नहीं हो रहा है और यही जो आपने भोजन किया ये आपके बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ा देते हैं। जी हाँ, एक तरफ तो आपका कफ विकृत हो रहा है आपके नाक से सांस ना चलने की वजह से और दूसरा आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। अब ये सारे टॉक्सिन्स बढ़े हुए और ये जो आपका विकृत कफ है जो आपका संस्कृत होकर नहीं गया वो सारा का सारा आपका ब्लड की तरफ जाता है, इनके आंतों में अवशोषित होता है और ये ब्लड की तरफ जाता है। अब आप देखेंगे कि आपका जो मल निकल रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या आपका मल बंधा हुआ नहीं आता, आपका मल चित्रा बितरा आता है, आपका मल सही तरीके से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, समय पे ऐसा टाइम मल पास नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है मित्रों, आपका पेट भी गड़बड़ है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़े हैं, प्लस आपका जो कफ है जो सही तरीके से जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। अब ये जो विकृतियां हैं आपके संपूर्ण शरीर में पहुंच रही हैं। अब ये जो विकृतियां आपके संपूर्ण शरीर में पहुंच रही हैं, आपके फेफड़ों को जो लचीला बनाना चाहिए था, जो पदार्थ पहले ब्लड ला रहा था लचीला बनाने के लिए जो सही तरीके से ला रहा था वो अब क्या हो रहा है, आपका दूषित आ रहा है। तो आपके फेफड़े में कफ जाम होता है और साथ ही आपकी जो वायु है आपकी नाक से सांस नहीं चलने की वजह से वो दूषित वायु आपके फेफड़ों में पहुंच रही है तो फेफड़ों का काम करना अपने आप कम हो जाता है क्योंकि आपकी वायु ठीक से नहीं मिल रही है तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। वहीं यही ब्लड आपके हार्ट को मिलता है तो आपके हार्ट की आर्टरीज भी ब्लॉक इसी से होती हैं, प्लस आपके फेफड़ों में शुद्ध वायु नहीं पहुंच रही है तो जो वायु जो हार्ट के माध्यम से आपके फेफड़ों में जो रक्त शुद्ध होने आ रहा था वो रक्त उतना शुद्ध नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था, इसलिए उस रक्त में अब उस ब्लड में गति नहीं मिलती है तो वो सही तरीके से आपके अंगों में पहुंच नहीं पा रहे हैं कि उसको रेगुलेटर मिलना चाहिए ना वो रेगुलेशन से वो काम नहीं कर पा रहा है तो आपके शरीर के जोड़ों में वो रक्त ठीक से नहीं पहुंच पाता। अब शरीर के जोड़ों में जो आपके पहुंच रहा है ना मित्रों वो भी क्या पहुंच रहा है, आपका विकृत आपका टॉक्सिन्स वाला आपका विकृत कफ यानी कि जो आपको पहले लचीला बना रहा था वही अब आपके जोड़ों में जाके जाम हो रहा है, आपके जोड़ों को टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है, आपके हाथ पैरों को टेढ़ा कर रहा है और आपके जोड़ों में भरपूर पीड़ा दे रहा है, भरपूर दर्द दे रहा है। तो ये जो मेन कारण है मित्रों आपका ठीक से भोजन ना करना और आपका ठीक से नाक से सांस न चल पाना,
ये बड़े 2 कारण है मित्रों। पहला कारण तो मैंने कहा ना, नाक से सांस ना चलना, क्योंकि वो कफ विकृत बना देता है। वहीं उसके बाद जो आप भोजन विकृत कर लेते हैं, तो ये जो 2 कारण है ना मित्रों, ये आपके शरीर में बढ़ने वाले हर रोग का कारण है। क्योंकि यदि आपके हार्ट फेफड़े जाम है तो आप समझ लीजिए कि आपके संपूर्ण शरीर को ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं मिलेगा, तो आपका मस्तिष्क भी ठीक से काम नहीं करेगा, आपके बाल भी झड़ेंगे, आपकी आंखों के आसपास काले घेरे भी आएंगे, आंखों पे चश्मा भी आएगा, सर में दर्द भी होगा, साथ ही आपको जुकाम जैसी समस्या हमेशा बनी रहेगी, कान से ठीक से सुनाई नहीं देगा, आपकी चमड़ी का रंग दब जाएगा, और साथ ही आपके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके पूरे शरीर में जो रक्त नहीं घूम रहा है उससे आपके शरीर के किसी भी अंग में गांठ, दर्द, पीड़ा, कैंसर की गांठ भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है मित्रों। क्योंकि शरीर एक है, तो एक जगह यदि विकृत होती है तो हमारा संपूर्ण शरीर उससे प्रभावित होता है। इसलिए हमें एक अंग को ठीक नहीं करना होता है, हमें संपूर्ण सिस्टम को सही करना है। यदि हमारे शरीर का सिस्टम सही चलेगा ना मित्रों, तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। यदि सिस्टम में एक जगह कहीं बिगाड़ आ गया, एक जगह कहीं गड़बड़ आ गई, तो हमारा संपूर्ण सिस्टम ध्वस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ क्या कैसी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं खान पान में, रहन सहन में। और मित्रों, यदि ये समझना चाहते हैं कि यदि आपको अपने रोगों को ठीक करना है, आपने बहुत कुछ कर लिया, छोटी छोटी दवाइयाँ खा ली, छोटी छोटी वीडियो देख के करने की कोशिश कर ली, और उसके अलावा अपने सालों दवाइयाँ खा ली, आपको समाधान नहीं मिला, तो मित्रों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के वीडियोस देखिए, एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए। दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में हमने बताया कि आपके अलग अलग रोग क्या हैं, उन पर आप दवाइयाँ कैसे जो खा रहे हैं उससे आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये दवाइयाँ भी आपके शरीर में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती हैं। उसके बाद कभी मत करना प्लेलिस्ट में दी है जो आप करके रोगी होते हो। उसके बाद स्वास्थ्य नियम हमने बताए हैं कि आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या करना है, नाक में तेल क्यों डालना है, पानी कैसे पीना, कितना पीना ताकि आपका पेट साफ हो सके, भोजन में अल्कलाइन डाइट आप कैसे बना सकते हैं, हर कौर हर घूंट आपका अल्कलाइन बन सकता है, कैसे बना है वो भी हमने बताया। उसके बाद आपको जो करना है सब स्वास्थ्य नियम ने बताया। उसके बाद प्राणायाम कैसे करें, क्योंकि आप जो शरीर में विकार ले आए हैं वो प्राणायाम के बिना ठीक नहीं हो सकते, इसलिए आपको प्राणायाम भी करना होगा। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन की वीडियोस देखिए, उनका पूरा पालन आपको करना होगा। मित्रों एक बार समझ लीजिए, समाधान तो स्वास्थ्य नियम का पालन और व्यायाम के साथ प्राणायाम और व्यायाम करने से हर समस्या का होता है, पर आपकी समस्या ये कि आपको अपने टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहिए होता है, इसलिए हमने अलग से वीडियो बनाने पड़ते हैं। अन्यथा समाधान तो उतना ही है, आप अपनी गलतियां सुधारिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है एक है, तो एक अंग विकृत हुआ तो पूरे अंग विकृत होते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, समझेंगे करेंगे तो समाधान है। नियमों का पालन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, आप जो व्यायाम कर सकते हैं वो करिएगा, ताकि आप अपने आप को वहां से खड़ा कर सकें। और आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक को लिंक दिया, क्योंकि कई बार आप लोग बहुत हताश निराश हो जाते हैं, तो अपने जीवन को उत्साह से जोश से कैसे भरें, हम बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर भी मिलेगा। यदि आपको कंसल्टेंसी करनी है, आपके रोग विशेष का कारण जानना है, आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, तो हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।